हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 विच इज़ प्रॉफिट। तो लेट्स रीड आउट कि प्रॉफिट क्या होता है। Profit is a factor income attributes to the entrepreneur. Main function of an entrepreneur is to bear uncertainty or take risk. Income that an entrepreneur gets in return for these function is called profit. तो profit क्या होता है? Profit एक factor income होता है किसी भी entrepreneur का. Entrepreneur कौन होता है? Entrepreneur होता है business owner, मतलब कि जो अपना business चला रहा है. तो उसकी जो फैक्टर इनकम होती है, जो उसे सारे काम करके मिलती है, उसे कहते हैं प्रॉफिट. तो एक एंटरप्रेन्योर का मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन होता है अनसर्टेनिटीज़ को फिक्स करना और रिस्क लेना. रिस्क लेना मतलब किसी भी चीज़ पे रिस्क लेना. वो अपने कैपिटल इन्वेस्ट करता है और मतलब श्योर भी नहीं होता कि जो उसका रिटर्न है वो अच्छा होगा कि नहीं होगा. तो उसके बाद तो एंटरप्रेन्योर का मेन फंक्शन होता है कि वो रिस्क कितना ले रहा है, अनसर्टेनिटी कितनी फेस कर रहा है. तो इनकम एक एंटरप्रेन्योर्स का रिटर्न है, क्योंकि वो ये सब चीज़ें फेस करता है, वो रिस्क फेस करता है. तो उसको एज अ रिवॉर्ड जो मिलता है उसे कहते हैं प्रॉफिट. जो प्रॉफिट है इसको टू सब डिवाइडेड कर दिया है. एक होता है प्रॉफिट एज सरप्लस इनकम, प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड फॉर एंटरप्रेन्योरियल सर्विस. तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रॉफिट एज अ सरप्लस इनकम. अगर प्रॉफिट का एज अ सरप्लस इनकम की बात करें तो प्रॉफिट इज़ अ पॉजिटिव रिज्यू टू दैट एंटरप्रेन्योर गेट्स व्हेन ही डिडक्ट्स फ्रॉम हिज टोटल रेवेन्यू फॉर बिजनेस टोटल कॉस्ट. तो हमारे में क्या होता है टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू होता है कि जो एक बिजनेसमैन है उसे कितनी इनकम रिसीव हो रही है, और टोटल कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट होती है कि उसने कितनी कॉस्ट लगाई है, मतलब उसने खर्चा कितना करा है, ये उसका सारा खर्चा और ये उसे कितना रिसीव हुआ है. तो जब हम टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, जो हमारे पास इनकम बचती है उसे कहते हैं प्रॉफिट. अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है. मान लीजिए जो टोटल कॉस्ट है वो 10,000 है और जो हमारा टोटल रिवेन्यू है 12,000 है, मतलब हमारी कॉस्ट जो है वो रिवेन्यू से थोड़ी कम है. तो इसका जो हमारा 2,000 बैलेंस बच गया वो क्या है, हमारा प्रॉफिट. और अगर हमारा टोटल रिवेन्यू सिर्फ 8,000 होता, कॉस्ट हमारी 10,000 थी, टोटल रिवेन्यू हमारा 8,000 है, जो 2,000 है वो हमारा लॉस है. तो प्रॉफिट एंड लॉस. अगर हम प्रॉफिट को एज अ रिवॉर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे बोला हुआ है मैनी इकोनॉमिक्स डिफाइन प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू इट्स कॉज ऑफ एमरजेंसी. काफ़ी सारे इकोनॉमिक्स ने बोला है कि जो प्रॉफिट है वो एक इमरजेंसीज का कोज है. इसका मतलब प्रॉफिट में बी कंसाइडर एज अ रिवॉर्ड फॉर मेकिंग इनोवेशंस, अ रिवॉर्ड फॉर एक्सेप्टिंग रिस्क एंड अर्सनिटी एंड मार्केट इम्परफेक्टनेस. तो काफ़ी इकोनॉमिक्स बोलते हैं कि एक तो प्रॉफिट है सरप्लस इनकम है, एक तो ये है कि टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट वाला कंसेप्ट है. दूसरा है कि इकोनॉमिक्स ने बोला है कि ये जो भी प्रॉफिट है ये हमें इसलिए मिलता है क्योंकि उसने एमरजेंसीज़ में उसने फेस करी है एमरजेंसीज़, उसने इनोवेशंस मतलब इन्वेंशंस करे हैं, न्यू पॉलिसी लॉन्च करी है, या फिर उसने रिस्क लिया है बहुत ज़्यादा और मार्केट इम्परफेक्टनेस को उसने फेस किया, उसने ये सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करी है, ये सारी डिफ़िकल्टीज़ झेली है. तो इसका जो रिवॉर्ड है ये प्रॉफिट है. तो यहाँ पे तो इकोनॉमिक्स ने दो स्टेटमेंट दी हैं कि प्रॉफिट होता क्या है. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्रोस प्रॉफिट की. ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है. प्रॉफिट रेफर्स टू बिजनेस प्रॉफिट और ग्रोस प्रॉफिट. द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिवेन्यू फ्रॉम इट्स टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज कॉल्ड ग्रोस प्रॉफिट और बिजनेस प्रॉफिट. अब देखो, जो ग्रोस प्रॉफिट है उसे बिजनेस प्रॉफिट भी कहते हैं. तो ये क्या होता है, ये हमारे जो बिज़नेस में दो कॉस्ट होती है, एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट. जब जो टोटल रिवेन्यू में से अगर हम माइनस कर देते हैं टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो हमारे पास निकल जाता है ग्रॉस प्रॉफिट जीपी. तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर वेजेस, इंटरेस्ट एंड रेंट. तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन कौन सी होती है, कॉस्ट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड रेंट. तो ग्रॉस प्रॉफिट इंक्लूड्स मैनी कंस्टिट्यूएंट्स. जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं और वो चीज़ें ये हैं. इंटरेस्ट ऑन एंटरप्रेन्योर्स ऑन कैपिटल. अगर उसने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है तो उसे जो इंटरेस्ट मिलेगा उसे कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में इंक्लूड लेंगे. देन वेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ऑन लेबर. अगर जो एंटरप्रेन्योर है वो खुद सर्विसेज दे रहा है तो उसकी वेजेस होगी एक. देन थर्ड इज़ रेंट ऑन एंटरप्रेन्योर्स ऑन लैंड. अगर एंटरप्रेन्योर ने अपनी खुद की लैंड यूज़ करी है अपने प्रोडक्शन के लिए तो जो उसका रेंट मिलेगा वो काउंट होगा. देन डेप्रिसिएशन चार्जेस, उसकी मशीन्स पे जितनी ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगेगी वो काउंट होगा. देन फिफ्थ इज इंश्योरेंस चार्जेस. इंश्योरेंस चार्जेस होते हैं कि वो जितना इंश्योरेंस पे करता है वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा. सिक्स्थ इज इकोनॉमिक और प्योर प्रॉफिट. बाय डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस चेंजेस फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस प्रॉफिट गेट्स नेट बिजनेस प्रॉफिट. अब देखते हैं नेट बिजनेस प्रॉफिट क्या होता है. जब
इकोनॉमिक और प्योर प्रॉफिट हमें कैसे मिलता है, जब हम डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस चार्जेस ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं तो हमें बिजनेस का नेट प्रॉफिट मिल जाता है। देन तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला है, टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब पढ़ते हैं इकोनॉमिक और नेट प्रॉफिट की। इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है। इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक और प्योर प्रॉफिट। इस इकोनॉमिक और प्योर प्रॉफिट कहा जाता है। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग इम्प्लिसिट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से इम्प्लिसिट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन चार्जेस एंड इंश्योरेंस चार्जेस को हटा देते हैं तो हमारा निकल जाता है इकोनॉमिक और नेट प्रॉफिट। इसे प्योर प्रॉफिट भी कहते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट आर रेंट्स, ऑनर लैंड्स। इम्प्लिसिट कौन सी होते हैं, जब एंटरप्रेन्योर की खुद की लैंड, उसकी ऑन कैपिटल, वेजेस जब मिलती हैं उसे, ये सब। तो कॉन्स्टेंट्स ऑफ इकोनॉमिक और नेट प्रॉफिट। इकोनॉमिक्स और नेट प्रॉफिट के कॉन्स्टेंट कौन से होते हैं। फर्स्ट इज़ रिवॉर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क। ये हमें तब मिलता है जब हम रिस्क लेने की हिम्मत करता है। सेकेंड इज़ रिवॉर्ड फॉर बेरिंग अनसर्टेनिटीज़। बेरिंग अनसर्टेनिटीज़ मतलब वो प्रॉब्लम जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। थर्ड इज़ रिवॉर्ड फॉर एबिलिटीज़। एबिलिटी मतलब उसमें कितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है किसी भी चीज़ को फेस करने की। फोर्थ इज़ मोनोपोली गेन्स। मोनोपोली गेन्स होता है उसको जो मोनोपोली गेन्स होता है जो उसको मार्केट में मिलते हैं। हाँ, अगर वो पैसे ज़्यादा चार्ज करता है या फिर लो रेम्युनेशन देता है तो जो उसका प्रॉफिट मिलता है उसे बोलते हैं मोनोपोली गेन्स। देन विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स होता है जो उन्हें सडनली किसी भी चीज़ के ऊपर मिल जाता है। देन रिवॉर्ड फॉर इनोवेशन। इनोवेशन होता है जब भी वो कोई न्यू चीज़ इन्वेंट करता है या फिर उन्होंने कुछ इन्वेंशन करा है या फिर नई पॉलिसी लाई है, ये सब जो चीज़ें होती हैं तो यहाँ पे उन्हें मिलता है रिवॉर्ड फॉर इनोवेशंस। देन इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है, जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से इम्प्लिसिट कॉस्ट माइनस कर देते हैं, टोटल रेवेन्यू एंड माइनस टोटल कॉस्ट, तो हमारा निकल के आ जाता है इकोनॉमिक प्रॉफिट। देन डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। अब बात करते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट इज वाइडर टर्म, इट इंक्लूड्स नेट प्रॉफिट। जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो वाइडर टर्म है और जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा नैरो टर्म है। देन ग्रॉस प्रॉफिट इंक्लूड्स इम्प्लिसिट कॉस्ट, वेयरएज नेट प्रॉफिट डज नॉट इंक्लूड एनी सच कॉस्ट। जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट भी इंक्लूड होती है, बल्कि जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें ऐसी कोई कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती। रियल लॉस इज एस्टिमेटेड फ्रॉम टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट टू रिलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेट प्रॉफिट। जो रियल लॉस हमें पता लगता है वो हमें सिर्फ नेट प्रॉफिट से पता लगता है, ग्रॉस प्रॉफिट से नहीं पता लगता। देन नेट प्रॉफिट इज नॉट अर्न अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन रेदर देन अ पार्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज अर्न। जो नेट प्रॉफिट होता है वो हमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नहीं मिलता है, ये हमें ग्रॉस प्रॉफिट में मिल जाता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। देन नेट प्रॉफिट इज़ नॉट अर्न अंडर सर्टेन कंडीशन। कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें नेट प्रॉफिट मिलने की वो लॉन्ग रन में हमें नहीं मिलती है, बट एक जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसका थोड़ा पार्ट हमें मिल जाता है। देन डज प्रॉफिट एंटर इनटू प्राइस। अब बात करते हैं कि जो प्रॉफिट है वो प्राइस के एंटर होता है कि नहीं होता है। ये एक स्टडी है जो रिलेशनशिप बताती है हमें प्रॉफिट के बीच में और उसकी कॉस्ट के बीच में। इसके लिए हमें 2 डिफरेंट कंसेप्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट कंसेप्ट इज कॉस्ट एंड नॉर्मल प्रॉफिट की कॉस्ट क्या है और नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ नेसेसिटी टू रिटेन द एंटरप्रेन्योर इज गिवन बिजनेस इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। अब किसी बिजनेसमैन को अपना बिजनेस चलाने के लिए कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए। अगर उसका कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा तो वो बिज़नेस क्यों चलाएगा। तो कॉस्ट और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जो भी किसी बिज़नेस को एक मिनिमम अमाउंट चाहिए ही होती है किसी भी बिज़नेस में रहने के लिए, तो उसे कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। इट इज़ इक्वलेंट टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर, और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के इक्वल होता है। एंड फैक्टर्स ऑन बाय हिम, और वो जितने भी फैक्टर्स फेसेस कर रहा है उसके। रिस्क इंश्योरेंस चार्जेस, और रिस्क इंश्योरेंस चार्जेस ये सब प्रॉफिट जो ये सब चीज़ें होते हैं ये वो टोटल कॉस्ट में इंक्लूड करता है और इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। तो ये सब कॉस्ट इसके अंदर आ जाती है। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट है, प्राइस है, इन शॉर्ट जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो प्राइस के अंडर आता है। मैं बताती हूँ कैसे। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के इक्वल्स होता है। जो रिस्क और इंश्योरेंस चार्जेस होता है, जब हम टोटल कॉस्ट लेते हैं तो हमारे रिस्क और इंश्योरेंस चार्जेस उसमें ऐड हो जाता है, और जो टोटल कॉस्ट होती है उसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। तो जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट में इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब है कि जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो प्राइस में आता है। अब सेकंड पढ़ते हैं कि कॉस्ट एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कॉस्ट क्या है और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अराइज ड्यू टू मोनोपोली पोजीशन। मोनोपोली पोजीशन क्या होता है, जब कोई बिजनेसमैन अपना रूल चलाता है, जब वो अपनी हुकूमत चलाता है मार्केट में। एंड विंडफॉल गेन्स, एबिलिटी टू द एंटरप्रेन्योर टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हमें कब मिलता है, जब वो अपना मोनोपोली रूल चलाता है या फिर उसे विंडफॉल गेन्स मिलता है या फिर उसने अनसर्टेनिटीज़ को फेस करा है। सो इट डज नॉट एंटर प्राइस। तो उसने ये अपनी हुकूमत से, अपनी मोनोपोली
अपनी पोजीशन से करा है, तो इसलिए ये प्राइस में नहीं आता। इट इज़ एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस। ये एक रिजल्ट होता है जब हम प्राइस बढ़ जाते हैं किसी गुड्स के, या फिर वो रिजल्ट होता है हमारी डिमांड बढ़ गई है तो हमने प्राइस उसके बढ़ा दी है, तो जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आता है वो नहीं आता है। ये इन शॉर्ट अगर हम बात करें, नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो प्राइस में आता है, बट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राइस में नहीं आता है। तो ये था हमारा डज प्रॉफिट एंटर इनटू प्राइस। अब बात करते हैं थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट की। जो थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट है, हमारे पास टोटल 4 थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट है, जिसमें से फर्स्ट थ्योरीज है हमारी डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। अब पढ़ते हैं कि डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट हमें क्या कहती है। प्रॉफिट इज़ अ डायनामिक सरप्लस दैट अराइज अंडर ओनली डायनामिक कंडीशन। ये क्या कहता है कि प्रॉफिट हमारी एक डायनामिक सरप्लस है जो सिर्फ हमारी डायनामिक कंडीशंस में आता है। डायनामिक कंडीशंस होती हैं कि जब मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होता है, जब मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होता है तो उनकी वजह से हम उनको कितने अच्छे से उनको हैंडल कर लेते हैं, कितनी हमें एबिलिटीज़ है कि हम उनको फेस कर पाए, तो उससे जो हमें सरप्लस मिलता है उसे कहते हैं प्रॉफिट। तो देर इज़ अ नो प्रॉफिट अंडर स्टैटिक कंडीशन। अगर स्टैटिक कंडीशन रहेगी, डिमांड सप्लाई एकदम इक्वली चलेगी, कोई चेंज वगैरह नहीं आएगा डिमांड में, पॉपुलेशन में, टेस्ट में, प्रेफरेंस में, तो उसमें वो एक स्टैटिक कंडीशन होती है, वहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है। प्रॉफिट राइज बिकॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रॉफिट होता है वो हमारा डिफरेंस होता है कि उसका सेलिंग प्राइस क्या है और उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। अंडर स्टैटिक कंडीशन देर इज़ नो चेंज इन इनकम फैक्टर्स लाइक डिमांड, सप्लाई, साइज ऑफ पॉपुलेशन। देर इज़ नो रिस्क फेस बाई एंटरप्रेन्योर। जो हमारी स्टैटिक कंडीशंस होती हैं उसमें हमारी डिमांड, सप्लाई, साइज ऑफ पॉपुलेशन और कोई रिस्क वगैरह कुछ नहीं होता। तो जो स्टैटिक कंडीशंस होती है उसमें हमारा जो रिवॉर्ड होता है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के एकदम इक्वल होता है। सो द नेशनल प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स। एंटरप्रेन्योर गेट्स ओनली वेजेस। अगर उन सबको इतना करने के बाद जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वाला रेट मिल रहा है तो उन्हें वो सिर्फ वेजेस मिल रही है, उन्हें वो प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। मैनेजमेंट और नॉर्मल प्रॉफिट अंडर दिस कंडीशन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एवरेज कॉस्ट आर इक्वल। इसका जो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट होता है और जो हमारी एवरेज कॉस्ट होता है वो बिल्कुल इक्वल होते हैं। जितने का सामान बचा है उतने का ही वो बिक रहा है। देयर इज़ नो प्रॉफिट इन टर्म ऑफ सरप्लस अर्निंग। हमारा इसमें कोई भी सरप्लस अर्निंग नहीं मिलती है। जो कंपैरेटिव सिचुएशन है वहाँ पे पाई जाती है जहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज पोल्यूशंस, change in pattern of demand, change in technique of production, change in quantity of capital, change in form of business organization। तो ये सब हमारी है डायनेमिक कंडीशंस। कौन कौन सी होती है? डायनेमिक कंडीशन होती है जब हमारी डिमांड बन जाती है, जब पॉपुलेशन जैसे हमारी इंक्रीज़ होगी तो हमारी डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड की, मान लीजिए सीज़न है गर्मियों का तो वहाँ पे आइसक्रीम की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कि वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक चला रहा है या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक चला रहा है। देन चेंज इन फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि वो कौन सा बिजनेस चला रहे हैं। देन इफ़ प्राइस एक्सीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द एंटरप्रेन्योर अर्न प्रॉफिट। अगर हमारी जो प्राइस है कॉस्ट से बढ़ गई है, मतलब हमारी कॉस्ट थोड़ी कम लगी है और हमने जो प्राइस है वो उसमें थोड़ा ज़्यादा बेच रहा है, तो यहाँ पर उसको प्रॉफिट मिलेगा। देन फॉल्स बिलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देन इंटायर सफर लॉस। अगर हमारा जो मार्केट प्राइस है वो गिर जाता है और हमारी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाती है, देन वहाँ पर एक फर्म लॉस फेस कर रही होती है। ओके, इन एन इकॉनमी वेयर नथिंग कैन चेंज देयर कैन बी नो प्रॉफिट। अगर वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, सेम हमारी सेल्स एंड अर्निंग हमारी सेम है, तो वहाँ पर डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है और वहाँ पे कोई प्रॉफिट हमें नहीं मिलता है। तो अब इस क्रिटिज़म कैसे करेंगे कि ये थ्योरी है, इसे काफ़ी सारे इकोनॉमिक्स ने फॉल्स फेस किया है। क्योंकि ऑल काइंड ऑफ चेंजेस डज नॉट गिव राइज टू प्रॉफिट। सारे तरह के चेंजेस प्रॉफिट नहीं देते हैं। वहाँ पे कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो कि फ़र्क ही नहीं पड़ता एक ऑर्गेनाइजेशन को उन चेंज होने से। जैसे कि चेंजेस आर 2 टाइप। जो चेंजेस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज़ एंटिसिपेटेड चेंजेस जो फोर्सिन कर ले जाते हैं। दे कैन बी इंश्योर अगेंस्ट लॉस अवॉइडेड बट अनसर्टेन चेंज दो कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट इन द ओपिनियन ऑफ दैट प्लेस डायनेमिक थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी बीइंग थ्योरी इज मोर यूजफुल। अब मैं बताती हूँ, जो हर तरह के जो चेंजेस होते हैं वो सारे प्रॉफिट नहीं देते हैं। जो चेंजेस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं एंटिसिपेटेड चेंजेस और एक होते हैं नॉन एंटिसिपेटेड चेंजेस। तो एंटिसिपेटेड चेंजेस कौन से होते हैं? जैसे कि फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, इन सब के अगेंस्ट हम इंश्योरेंस पॉलिसी करा के रखते हैं। अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसी में जाके ये सारे देंगे तो वो हमें एक अच्छा खासा रिटर्न दे देते हैं, तो इनसे हम फेस कर सकते हैं। हम इनके लिए अगेंस्ट कुछ हमारे पास चीज़ें होती हैं, हम इन्हें अवॉइड कर सकते हैं। वेयर एज जो अनसर्टेन चेंजेस होते हैं ये वाले, इन्हें हम प्रिडिक्ट करके नहीं चल सकते। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, वॉर आ गई या कुछ भी हो गया, इन सबको ना ही हम प्रिडिक्ट करके चलते हैं और ना ही हम इनको चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए सारे जो चेंजेस होते हैं वो
प्रॉफिट राइज नहीं देते, सिर्फ वो चेंजेस राइज देते हैं जिनको हम प्रिडिक्ट करके नहीं चलते हैं। पर जब जैसे गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, हम उसको प्रिडिक्ट करके नहीं चलते हैं, बट जब गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाती है तो हम उसको इतने अच्छे से फेस करते हैं कि वो हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ कर देता है। तो काफ़ी सारे इकोनॉमिक्स ने बोला है कि इस थ्योरी से अच्छी तो हमारी अनसर्टेनिटी बेरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है। ये भी एक थ्योरी है, ये हमारी लास्ट थ्योरी है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नेक्स्ट थ्योरी कौन सी है। नेक्स्ट इज़ इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। अब पढ़ते हैं कि इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट क्या है। इट इज़ सेड दैट फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर इज़ टू इंट्रोड्यूस इनोवेशंस और न्यू इन्वेंशंस। ये कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योर का सिर्फ एक ही काम होता है, न्यू इनोवेशंस करना, न्यू इन्वेंशंस करना। रिवॉर्ड दैट एन एंटरप्रेन्योर गेट्स फॉर इनोवेटिंग इज कॉल्ड प्रॉफिट। उसने जितने भी ज़्यादा इन्वेंशंस करे हैं, इनोवेशंस करे हैं, जो उसका रिवॉर्ड है उसे कहते हैं प्रॉफिट। All those inventions and changes due to which cost of production can be reduced or average revenue can increase or the difference between revenue cost can be enlarged called innovations। अब innovations क्या होता है? innovations होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो cost है वो गिर जाती है और जो प्राइस है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब जो सेल है वो हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। तो जो डिफरेंस होता है बीच का, इन्हें कहते हैं प्रॉफिट। तो इनोवेशंस, ऑल दोज इन्वेंशंस एंड चेंजेस ड्यू टू, ऑल सारे इन्वेंशन जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट है वो गिर जाती है और जो हमारा एवरेज रिवेन्यू है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो जो डिफरेंस होता है रिवेन्यू और कॉस्ट के बीच में उसे कहते हैं इनोवेशन। सपोज यू इन्वेंटेड अ कार, जैसे कि आपने कोई कार इन्वेंट कर दिया, आपने न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन इन्वेंट कर दिया, तो न्यू मेथड से क्या होगा कि आपकी जो सेल्स है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो थोड़ा गिर जाएगा, तो जो हमें रिसीव होगा वो होगा हमारा प्रॉफिट। देन इफ़ जो प्रॉफिट्स होते हैं वो जो इनोवेशंस होते हैं 5 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। मान लीजिए आपने कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करा, उसकी सेल्स अच्छी खासी चल गई है, तो जो आपको उसका रिवॉर्ड रिसीव होगा वो होगा प्रॉफिट। सेकेंड इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन। मान लीजिए आपने कोई न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन करा है, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन से आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, तो जो वहाँ पे जो बिल्स के जो पैसे बच गए हैं वो आपका प्रॉफिट। थर्ड इज़ ओपनिंग अप अ न्यू मार्केट। मान लीजिए आपने कोई न्यू मार्केट ओपन करी है, तो जो मार्केट में जो न्यू कस्टमर्स आएंगे, जो न्यू सेल्स होगी वो आपका प्रॉफिट है। फोर्थ द डिस्कवरी ऑफ न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। मान लीजिए आपको कोई रॉ मटेरियल काफ़ी ज़्यादा चीप मिल रहा है, तो वो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा देगा। दी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री में आपकी रिकॉग्नाइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। देन क्रिटिसाइज़म, कि इसको क्यों इतना, मतलब इसी भी थ्योरी को काफ़ी इकोनॉमिक्स ने थोड़ा नेगलेक्ट करा है। अब पढ़ते हैं क्यों। नो इम्पोर्टेंस टू द एलिमेंट ऑफ अनसर्टिनिटी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट थ्योरी थी, इन्होंने सिर्फ हमें बताया कि आपको सिर्फ इनोवेशंस करोगे तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, नहीं, इन्होंने हमारा अनसर्टिनिटी का तो मैटर कहीं पे लिया ही नहीं, इन्होंने इसको काउंट ही नहीं करा। इफ़ देयर इज़ नो अनसर्टिनिटी देन प्रॉफिट विल बी सिमिलर टू वेज। अगर वहाँ पे कोई अनसर्टिनिटी नहीं होगी तो प्रॉफिट हमारा वेज की तरह होगा। मान लीजिए अगर हम कोई रिस्क ले ही नहीं रहे हैं, ये तो प्राइवेट जॉब की तरह हो जाएगा जहाँ पे हम सिर्फ जा रहे हैं, काम कर रहे हैं और घर आके वापस आ रहे हैं और हमें वेजेस, हमें सैलरीज मिल रही है। तो अगर हम कोई रिस्क नहीं लेंगे तो वहाँ पर हमारा प्रॉफिट जो है अच्छे से नहीं माना जाएगा। दे इग्नोर्स अदर फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमरजेंसी ऑफ प्रॉफिट। इस थ्योरी ने वे सारे फैक्टर्स इग्नोर कर दिया जिससे हमारा प्रॉफिट जो है अच्छा खासा इंक्रीज़ हो जाता है। देन सी थर्ड है हमारी रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट की। अब रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट क्या कहती है, अब ये पढ़ने की कोशिश करते हैं। थ्योरी रिगार्ड्स रिस्क टेकिंग एज द मेन फंक्शन फॉर एन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर कोऑर्डिनेट अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक कैपिटल, लैंड, लेबर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बिटवीन प्रोडक्शन गुड्स एंड देयर सेल्स दे कैन बी सो मैनी चेंजेस। Total sales proceeds may fall short total cost of production. Entrepreneur will take this only if he gets reward in turn of reward called profit. Higher the risk of entrepreneur will greater his profit. According to Howlin, an entrepreneur may have to bear 4 type of risk. अब देखते हैं कि जो रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है ये क्या कहती है। ये कहती है कि जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उसका मेन फंक्शन ही होता है कि रिस्क को टैकल करना और अदर प्रोडक्शन फैक्टर को, जैसे कैपिटल, लेबर, ये सब पे। तो ड्यूरिंग द टाइम बिटवीन प्रोडक्शन, से हमारा प्रोडक्शन का टाइम होता है और सेल्स का, उसके बीच में हमारा काफ़ी सारा टाइम चला जाता है, तो हमें वहाँ पे बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ फेल करनी पड़ सकती है। मान लीजिए कि हमारी टोटल सेल जो है वो गिर गई है और जो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो गया है क्योंकि हमारा जो टाइम लैग था वो बहुत ज़्यादा था। उसके बाद एक हमारा हाल है, एक इकोनॉमिक्स्ट है, उन्होंने बोला है वो जितना ज़्यादा रिस्क लेगा उतना ज़्यादा उसको प्रॉफिट मिलेगा, मतलब हायर द रिस्क गोज़ हायर द प्रॉफिट। और उन्होंने ये भी बोला है कि हमारे पास 4 टाइप ऑफ रिस्क होता है। फर्स्ट इज़ रिप्लेसमेंट रिस्क, प्रॉपर, अनसर्टेनिटी, ऑब्सोलेंस। तो रिप्लेसमेंट क्या होता है,
Replacement refers to depreciation. It can be calculated and included in cost production. It does not arise any profit. हमारा जो depreciation है वो profit नहीं राइज कराता है. Replacement क्या होता है, ये से depreciation कहते हैं. जब हम एक मशीन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसकी जो है वो जिसकी जो ईयर वाली जो ईयर स्पैन होता है वो थोड़ा गिर जाता है, वो थोड़ा कम हो जाता है. तो उसमें मेंटेनेंस के लिए जो चीज़ कराता है उसे रिप्लेसमेंट और डेप्रिसिएशन कॉस्ट बोलते हैं. देन इज रिस्क प्रॉपर. इट अराइज ड्यू टू टाइम लैग बिटवीन प्रोडक्शन. रिस्क प्रॉपर कब आता है, जब हमारा प्रोडक्शन का टाइम मान लीजिए हमारा जनवरी में और उसकी सेल का टाइम हमारा दिसंबर, तो दिसंबर टू जनवरी जितना भी हमारा रिस्क होगा या फिर जितनी भी चीज़ें मान लीजिए इस बीच में आग लग गई, चोरी हो गई, कुछ भी हो गई, तो जो ये है इसे बोलते हैं रिस्क प्रॉपर. सेल्स देयर कैन बी सो मैनी अनफोर्सिन चेंजेस, जैसे रेन आ गई. थर्ड इज़ अनसर्टिनिटी. अनसर्टिनिटी मतलब जैसे कि भाई गवर्नमेंट ने नया रूल बना दिया, वॉर हो गई, इकोनॉमिक कंडीशंस बदल गए, वट एवर. देन फोर्थ इज़ ऑब्सोलेंट. ऑब्सोलेंस होता है जब हमारी कोई चीज़ अपग्रेड होने के लिए होती है, जब कोई चीज़ें ऑब्सोलेट हो जाती है, मतलब नई टेक्नोलॉजी, जैसे मान लीजिए मार्केट में कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है आउटपुट की, तो वो बहुत ज़्यादा हम पे इफ़ेक्ट डाल देती है. एंड देन नेक्स्ट पढ़ते हैं क्रिटिज़म, कि अब काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक्स ने इस थ्योरी को भी नेगलेक्ट करा है. अब वो क्यों करा है, अब देखते हैं. रिवॉर्ड फॉर रिड्यूसिंग रिस्क. प्रॉफिट राइज नॉट बिकॉज ऑफ रिस्क आर बोर्न बाय द एंटरप्रेन्योर बट बिकॉज द सुपीरियर एंटरप्रेन्योर एबल टू रिड्यूस देम. तो ये जो प्रॉफिट होता है ये सिर्फ रिवॉर्ड नहीं होता कि आपने जो रिस्क देखा है आपने सिर्फ उसको करा. नहीं, रिस्क और प्रॉफिट वो होता है कि आप रिस्क को कितने अच्छे से फेस कर रहे हैं. वो डिपेंड करता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो क्या होना चाहिए. दैन सेकेंड, नॉट अ रिवॉर्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ रिस्क. जो रिस्क होता है वह सारी तरह के रिस्क, जो हमें प्रॉफिट होता है वो सारी तरह के रिस्क फेस करने पे नहीं दिखता. दो तरह के रिस्क होता है, फोर्सिन एंड नॉन फोर्सिन. हमें प्रॉफिट सिर्फ उन पे मिलता है जो नॉन फोर्सिन होते हैं, जो इंश्योरेबल होते हैं. उसके बाद नैरो थ्योरी, जो हमारी प्रॉफिट वाली थ्योरी है वो थोड़ी कम है बिकॉज इट इज़ नॉट रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क अलोन. इट डिपेंड ऑन एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर इनोवेशंस मेड बाय हिम. क्योंकि ये सिर्फ रिस्क के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये हमें ये बताता है कि एबिलिटी कितनी है और क्या कैसे कुछ है, उन सब पे भी डिपेंड करता है कि प्रॉफिट कितना आएगा. दैन फोर्थ इज नो प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट एंड रिस्क. ऑल एंटरप्रेन्योर विद द व्यू ऑफ अर्निंग लार्ज प्रॉफिट वुड हैव अंडरटेकन बिग रिस्क, नथिंग एल्स. जितने भी बड़े बड़े ये बिजनेसमैन हैं उन सबको रिस्क करना पड़ेगा. तो ये तो एक एक्सेप्शन ही है कि आपको रिस्क तो फेस करना ही पड़ेगा अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो. देन फोर्थ हमारी लास्ट थ्योरी, अनसर्टेनिटी बेयरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट. अनसर्टेनिटी बेयरिंग ऑफ थ्योरी क्या होती है कि मतलब हमारे जो अनसर्टेनिटी है वो कैसे कैसे होती है और कैसे कैसे हम उन्हें फेस करेंगे. तो फर्स्ट, मेन फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू बेयर all uncertainty relating to production. Profit is a reward for bearing uninsurable future uncertainty. Entrepreneur perform function in his industry or business such as functions of labor, a capitalist, a manager. He gets reward for these function in various interests. These are not in cost of production. They cannot be not profit. Profit is concerned with uncertainty bearing loss. It is not reward for managing and coordinating the business. Is still reward uncertainty. Business stress can be two type. तो देखो अब ये क्या बोलती है कि जो मेन फंक्शन होता है बिजनेसमैन का वो अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए ही बना होता है और जो प्रॉफिट होता है वो उसे अनसर्टेनिटी फेस करने के लिए मिलता है. दैन जो एंटरप्रेन्योर होता है उसे बहुत सारे फंक्शंस करने पड़ते हैं अपनी इंडस्ट्री में, बिजनेस में, जैसे कि लेबर का, कैपिटलिस्ट का, मैनेजर का. तो इस सब का जो उसे रिवॉर्ड मिलता है वो वेजेस इंटरेस्ट में मिलता है. ये उसका कोई प्रॉफिट नहीं होता कि उसे वेज मिली, इंटरेस्ट मिली तो उसका प्रॉफिट हो गया, नहीं, बल्कि उसका प्रॉफिट वो होता है कि जो वो एकदम उसको अच्छे से मैनेज करता है, कोऑर्डिनेट करता है, जो उसका स्टिल रिवॉर्ड होता है. जो रिस्क होता है वो उन्होंने टू कैटेगरीज में डिवाइड करा है. फर्स्ट इज़ सर्टेन रिस्क, सेकंड इज़ अनसर्टेन रिस्क. तो सर्टेन रिस्क कौन से होते हैं, दीज आर रिस्क विच कैन बी इंश्योर्ड. ये वो रिस्क होता है जिनसे हम इंश्योर्ड हो जाते हैं, जैसे कि थेफ्ट, एक्सीडेंट, फायर. और जो पेमेंट होता है वो इंश्योरेंस से कर देते हैं और जब हमारा जैसे थेफ्ट पकड़ा जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें वो रीपे कर देती है. सेकेंड इज़ अनसर्टेन रिस्क. ये होता है मेन रिस्क, कि जो अनसर्टेन रिस्क होता है जिससे हमें प्रॉफिट मिलता है. तो एन एंटरप्रेन्योर हैव टू बेयर सेवरल टाइप ऑफ अनसर्टेन रिस्क. एक एंटरप्रेन्योर को बहुत सारे रिस्क फेस करने पड़ता है, जैसे कि चेंजेस डिमांड, की चेंज इन डिमांड हो गया, न्यू इन्वेंशंस आ गए, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज होगी, कंपटीशन आ गया या हमें कोई रिस्क नहीं मिल रहा है, ये सब. तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं. फॉलोइंग, अनसर्टेनिटी मार्केट कंडीशन. अगर मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं है, मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई में चेंजेस आ जाते हैं, डिमांड चेंज हो जाती है ड्यू टू चेंज इन कस्टमर, क्योंकि कस्टमर की प्रेफरेंस की चेंज हो गई है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन चेंज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. पहले लोगों की इनकम ज़्यादा थी तो डिमांड ज़्यादा थी, अब लोगों की इनकम कम है तो उनकी
डिमांड भी कम है। तो डिमांड और सप्लाई पे जब बात आती है तब प्रॉब्लम आती है। देन सेकेंड इज कॉम्पिटिटिव अनसर्टेनिटी विद द न्यू एंट्री ऑफ न्यू फर्म। अगर हमारी मार्केट में हमारे जैसे ही एक और फर्म आ जाएगी तो लोग उनसे ज़्यादा चीज़ें परचेज करने पड़ेंगी, तो इससे हमारी कंपनी पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। देन सेकेंड इज गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ही गवर्नमेंट इंटरफेयर कर जाती है, उन्होंने कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की कोई नई पॉलिसी मेजर कर दी है, उन्होंने एक्सपेक्टेड मेजर्स चेंज कर दिए हैं और उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ चेंज कर दिया। देन फोर्थ इज टेक्नोलॉजी इनोवेशन। टेक्नोलॉजी मतलब कि मॉडर्न एज चल रहा है तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन तो होंगे ही होंगे। मान लीजिए उन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंज कर दी है, डेप्रिशिएशन वगैरह ये सब चीज़ें आ गई हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो जाता है। देन फिफ्थ इज बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल हो जाती है बिजनेस की फ्लक्चुएशंस, जैसे कि मान लीजिए डिप्रेशन आ गई, रिसेशन आ गया, बूम पीरियड आ गया। इन सब पीरियड्स को फेस करने के लिए एक बिजनेसमैन को बहुत सारी एबिलिटीज़ चाहिए होती है और ये हमारे अनसर्टेनिटी फीचर्स होते हैं जिससे हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ होता है। देन एक्सपेक्टेशंस की एक्सपेक्टेशंस क्या होता है, पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन। एक बिजनेसमैन मार्केट में तभी आता है जब उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है। एवरी एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस गुड्स। एवरी एंटरप्रेन्योर जो गुड्स प्रोड्यूस करता है उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं। ये हमारा मेन कॉज होती है अनसर्टेनिटीज़ का। तो ये दो तरह की एक्सपेक्टेशन होती है, होती है जनरल एक्सपेक्टेशन, सेकेंड होती है पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन। तो जनरल एक्सपेक्टेशंस कौन सी होती है, दीज आर रिलेटेड टू चेंज इन फ्यूचर रिस्पेक्ट ऑफ कंसर्न द इंटायर इकॉनमी। ये एक्सपेक्टेशन होती है कि हम कुछ चेंज ऐसा करेंगे जो इंटायर इकॉनमी, जो पूरी इकॉनमी पे फेस करता है, जैसे कि नेशनल इनकम, प्राइस लेवल एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। और सेकंड पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशंस। ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो हमारी फ्यूचर से रिलेटेड होता है, जो सिर्फ हमारी फर्म और इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, जैसे कि प्राइस पॉलिसी हो गया। प्रॉफिट अराइज बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस। मोर एन एंटरप्रेन्योर विल बी प्रिपेयर टू अनसस्टेन ग्रेटर विल प्रॉफिट। अगर जितना ज़्यादा वो अनसर्टेनिटी बियर करने के लिए तैयार होगा उतना ही ज़्यादा उसको प्रॉफिट मिलेगा। एंड देन क्रिटिज्म, कि अब इसका क्रिटिज्म क्या है। फर्स्ट, इग्नोर अदर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट। जो ये थ्योरी है ये अदर डिटर्मिनेशन को तो बिल्कुल इग्नोर ही कर देता है, जैसे कि अलग, जैसे इनोवेशंस बहुत सारी अलग, जैसे कि वो कितना रिस्क फेस कर रहा है, रिस्क भी, उस रिस्क से भी प्रॉफिट मिलता है। ये नहीं है कि सिर्फ जो पर्टिकुलर कंडीशंस हैं उनको ही देखने से रिस्क मिलेगा, हर सिचुएशन को देखने से मिलता है। देन अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। जो ये थ्योरी है ये थोड़ी अनरियलिस्टिक अजम्पशन से चलती है। देन फर्स्ट इज़ वेग थ्योरी। वेग थ्योरी होती है कि इन्होंने जो इनका जो मोनोपोलिस्टिक पावर्स है, हर कोई मोनोपोलिस्टिक पावर से नहीं चलता। देन फोर्थ इज़ नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उसमें जो रिस्क होता है वो इक्वली डिवाइडेड होता है, तो ये वहाँ पे भी काम नहीं करता। देन फिफ्थ इज़ अनसर्टेनिटी इज़ नॉट सेपरेटेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कि जो अनसर्टेनिटी है वो सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से नहीं सेपरेटेड है, उसके अदर भी फैक्टर्स है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4 विच इज़ प्रॉफिट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर करेंगे। अंटिल टेक केयर।